हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो है वो स्टार्ट होती है अंग्रेजी शासन में। जो भी एक्ट आए, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट हो या चार्टर एक्ट हो, इन सबसे जो है भारतीय संविधान का जो ढांचा है उसको बनने की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो इस जो ये सीरीज थी दोस्तों, जो अंग्रेजी शासनकाल में स्टार्ट हुआ, जो एक्ट आना, तो उसको हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के रूप में भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था के, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल किस एक्ट के बाद कहा जाने लगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, उसके बाद उस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, इसके प्रमुख को जो गवर्नर कहा जाता था, अब उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने जो गवर्नर जनरल हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो उन सबका अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके 4 पार्ट हैं, आप सारे पार्ट देख सकते हैं उसके जाके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का कब गठित किया गया? तो दोस्तों, कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया 1774 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, उसी में ये प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा। तो उसका गठन हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में। और ये कितने सदस्यीय था दोस्तों? 4 सदस्यीय था ये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 का, उसमें ये दोनों प्रावधान किए गए। कौन कौन से? कि बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों। ठीक है, पहला तो ये प्रावधान किया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 का 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में आया। दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया कि कलकत्ता में एक 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया दोस्तों 1774 में। ठीक है, ये दोनों चीजें की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में। दोस्तों, ये सन भी आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो आपका आंसर होगा 1773 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो दोस्तों, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक मंडल। ठीक है, तो नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो कितने सदस्यीय था दोस्तों? 6 सदस्यीय था। ठीक है, इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1784 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, जो भी यहाँ पे भारत में कंपनी व्यापार करती थी, ठीक है, भारत में, चीन में, इनके व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए एक एक्ट लाया गया दोस्तों, उसका नाम दिया गया चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इस कब किस किस संगत में आया है दोस्तों? तो 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चार्टर एक्ट दोस्तों 4 आए हैं। ठीक है, टोटल 4 चार्टर एक्ट आए हैं,
जिसमें से सबसे पहला आया 1793 में। ठीक है, तो 1793 का चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको आगे आने वाले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा एक्ट लाया गया जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को, भारतीय व्यापार पर जो उसका एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, 1813 में एक और चार्टर एक्ट लाया गया, उसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें भी कुछ उसमें लीक थे, जैसे कि चीन के से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। यानी जो भारत से अन्य चीज़ों का व्यापार किया जाता था उस पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो भी चीन से व्यापार करते थे, भारत के माध्यम से जो भी चीन के से व्यापार होता था और जो चाय का व्यापार था, इस पे कंपनी का एकाधिकार बना रहा दोस्तों। और जो 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया, इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा प्रोत्थान के लिए रखा गया दोस्तों। यानी 1 लाख रुपए की जो आप कह लीजिए कि छात्रवृत्ति, ठीक है, उस हिसाब से जो है जो प्रतिवर्ष दी जाती थी विद्वान भारतीयों के को प्रोत्साहित करने के लिए या साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किए गए हैं 1833 में। एक और चार्टर एक्ट लेके आए ये लोग, तो 1833 का चार्टर एक्ट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार इनका बना रहा था। लेकिन फिर 1833 में 20 साल बाद फिर से जो एक चार्टर एक्ट आया 1833 का, उसमें इन्होंने सारे व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, और 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसमें कुछ और प्रावधान थे दोस्तों, जैसे कि बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर 1833 के चार्टर एक्ट आने के बाद से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की गई? दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाने की व्यवस्था की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों, किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया आपको कि चार्टर एक्ट कितने आए थे, 4 चार्टर एक्ट टोटल। ठीक है, सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1813 में लाए चार्टर एक्ट, 1833 में लाए और उसके बाद 1853 में लाए। तो ये चारों चार्टर एक्ट हैं दोस्तों, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। जो 1793 का चार्टर एक्ट आया दोस्तों, ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या प्रावधान किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और 1813 का चार्टर एक्ट फिर लाए ये लोग, उसमें क्या किया गया, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार इनका बना रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन हेतु तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान हेतु रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट लाए थे ये लोग। दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट जो लाए उसमें कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया।
और बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर चौथा चार्टर एक्ट जो था 1853 का, इसकी बात करते हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या किया कि कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये आखिरी चार्टर एक्ट था। तो ये चारों चार्टर एक्ट हम लोगों ने डिस्कस के लिए, दोबारा से रिवाइज कर लिए, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब तक हम लोगों ने किन किन एक्ट की बात की है? अभी तक हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और ये चारों चार्टर एक्ट, इनकी बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? इन्होंने भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो भारतीय शासन अधिनियम लाए 1858 में ये लोग। ठीक है, उसमें क्या किया गया कि भारत के शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था दोस्तों। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा था दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दे दी गई थी दोस्तों। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब जो है ये 1858 के बाद जो भी भारत में शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम भी 2 आए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें भी अच्छे से इसको याद रखना है कि 1909 में आया है, एक 1919 में आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी इसमें। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत परिषद अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। क्वेश्चन एक तीसरा तरीके से और पुटअप करते हैं एग्जामिनर कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म निम्न में से किसको जाना जाता है? ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन में 4 जो हैं वो अधिनियम दिए होंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1919, इस तरीके से करके। तो आपको सही अधिनियम चुनना है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट, ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। यानी चाहे हम ये बात कहें कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई, या हम ये कहें कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, ये दोनों का मतलब एक ही होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अच्छा, इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस समय ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया उस टाइम पर मार्ले जो थे, ये जो मार्ले पहला टर्म जो लिखा हुआ है मार्ले, तो मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे दोस्तों। ठीक है, मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे। और मिंटो जो थे वो उस समय तत्कालीन वायसराय थे भारत के, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो दोस्तों प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा।
ठीक है। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और यहाँ पे आ गया है 1919, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया, उसी प्रकार से मॉन्टेग्यू जो थे दोस्तों, वो भारत सचिव थे जिस समय ये अधिनियम लाया गया, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रांतों में तो इन्होंने द्वैध शासन लगा दिया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा, लेकिन केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्मा को भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग कर दिया गया। तो दोस्तों बर्मा पहले भारत का ही एक हिस्सा था दोस्तों, इसको भारत से अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बर्मा को भारत से अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए दोस्तों इसी अधिनियम के तहत, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया जिसके अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों की रचना की गई जिनका नाम दिया गया उड़ीसा और सिंध। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1919 में जो भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी 1919 में, लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया उसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, और इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई थी दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा, यानी प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा, यह आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। इन क्वेश्चन को जो है ये जितने भी एक्ट हैं दोस्तों ये, ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लाए गए थे, इनसे ही भारत का संवैधानिक विकास हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो, तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब हम लोग अगला वीडियो फिर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के ही ऊपर बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।